हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र, जिसमें हम राजनीतिक अवधारणा या विचारधारा, जिसमें मुख्यतः उदारवादी विचारधारा पर आधारित अभ्यास प्रश्नों के बारे में हमारी चर्चा रहेगी, जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज की इस अभ्यास श्रृंखला का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। उदारवाद का जनक किस विचारक को माना जाता है? जॉन लोक, रिकार्डो, एडम स्मिथ, हॉब्स, लोक। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए, जॉन लोक को उदारवाद का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपके समक्ष रहेंगे। जॉन लोक को उदारवाद का जनक माना जाता है। अन्य विचारकों में प्रमुख है एडम स्मिथ है, जेरेमी बेंथम है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, हर्बर्ट स्पेंसर। ये कुछ प्रमुख उदारवादी विचारक रहे हैं। उदारवाद अंग्रेजी के लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस लिबरलिज्म की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र। उदारवाद का उदय यूरोप में पुनर्जागरण व धर्म सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। जॉन लोक अधिकारों के सिद्धांत के पिता हैं, यानी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के पिता के रूप में जॉन लोक का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। जॉन लोक को सामान्य बुद्धि का दार्शनिक भी माना जाता है। लोक अनुभववाद के जन्मदाता। अनुभववाद से तात्पर्य कि ज्ञान की 5 इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त होता है। ज्ञान है जो 5 इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप देख सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। उदारवादी विचारधारा के प्रमुख लक्षण क्या है जिन पर यह आधारित है, या इनकी विशेषता क्या है? तो आप कह सकते हैं कि यह विधि के शासन का समर्थन करती है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बल देती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर, और मुक्त व्यापार का भी समर्थन करती है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अगला सवाल 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। शास्त्रीय उदारवाद के बारे में असत्य कथन का चयन करें। शास्त्रीय उदारवाद के बारे में असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन पहला है, यह व्यक्तिवाद पर अत्यधिक बल देता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सीमित राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है। दूसरा ऑप्शन, मनुष्य को मध्य युग की धार्मिक व सांस्कृतिक जंजीरों से मुक्त करने की बात करता है। और ऑप्शन तीसरा है, मानव व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार करते हुए व्यक्तियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता है। और चौथा ऑप्शन है, व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा में विश्वास नहीं करता है। यानी शास्त्रीय उदारवाद के बारे में आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो इस 2 नंबर सवाल का क्या होगा राइट उत्तर? तो आइए चेक करते हैं। ऑप्शन 4 है जो राइट होगा, जो इसकी विशेषता नहीं है। यह व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा में विश्वास करता है, इसलिए ऑप्शन 4 है जो असत्य कथन है। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों कथन शास्त्रीय उदारवाद के बारे में बिल्कुल सही है, क्योंकि यह व्यक्तिवाद पर अत्यधिक बल देता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सीमित राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है, मनुष्य को मध्ययुग की धार्मिक व सांस्कृतिक जंजीरों से मुक्त करने की भी बात करता है, ये भी राइट है, और मानव व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार करते हुए व्यक्तियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता है। यह कथन भी बिल्कुल राइट है। जबकि व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा में विश्वास नहीं करता है, यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि शास्त्रीय उदारवाद या उदारवाद है जो व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा में विश्वास करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। मानव की विवेकशीलता और अच्छाई पर विश्वास करते हुए मानव की स्वतंत्रता व अधिकारों का समर्थन करता है, यानी उदारवाद। अगला सवाल,
3 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि परंपरागत उदारवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करता है, जबकि आधुनिक उदारवाद राज्य को सामाजिक हित की पूर्ति का सकारात्मक साधन मानते हुए कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है। और दूसरा कथन है परंपरागत उदारवाद बाजार व्यवस्था का समर्थक है, जबकि आधुनिक उदारवाद बाजार अर्थव्यवस्था के स्थान पर मिश्रित व नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर बल देता है। आपको सही कूट का चयन करना है। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला व दूसरा दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। क्या होगा इस 3 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो आइए एक एक करके ऑप्शन को चेक करते हैं। क्या पहला कथन राइट है? परंपरागत उदारवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करता है, यह बात बिल्कुल सही है, जबकि आधुनिक उदारवाद राज्य को सामाजिक हित की पूर्ति का सकारात्मक साधन मानते हुए कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है, यानी पहला कथन बिल्कुल राइट है। दूसरा कथन परंपरागत उदारवाद बाजार व्यवस्था का समर्थक है, यह बात बिल्कुल सही है, जबकि आधुनिक उदारवाद बाजार अर्थव्यवस्था के स्थान पर मिश्रित व नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर बल देता है। दूसरा कथन भी बिल्कुल राइट है, यानी ऑप्शन सी राइट होगा, पहला व दूसरा दोनों सही है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। निम्नलिखित में से असत्य कथन का आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। ऑप्शन ए परंपरागत उदारवाद निजी संपत्ति का समर्थन करता है, जबकि आधुनिक उदारवाद निजी संपत्ति पर अंकुश लगाने का पक्षधर है। ऑप्शन बी परंपरागत उदारवाद पूंजीवाद का पर्याय बन जाता है, जबकि आधुनिक उदारवाद पूंजीपतियों पर कर की वकालत करता है तथा समानता की बात करता है। ऑप्शन सी परंपरागत उदारवाद का स्वरूप नकारात्मक है, जबकि आधुनिक उदारवाद की प्रकृति सकारात्मक है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी और डी। तो इस 4 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी तीनों कथन बिल्कुल सही है। ए, बी, सी ये तीनों कथन बिल्कुल राइट है, और यहां आपको असत्य कथन का चयन करना था, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। उदारवादी विचारधारा का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, संविधानवाद, लोकतंत्र। उदारवादी विचारधारा का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए केंद्रीकरण है, जो उदारवादी विचारधारा का लक्षण नहीं है, जबकि विकेंद्रीकरण, संविधानवाद, लोकतंत्र, विधि का शासन, इन पर यह आधारित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। 6 नंबर, गौरवपूर्ण क्रांति हुई, यानी इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1688 ईस्वी में, 1588 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति कब हुई? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए 1688 में इंग्लैंड की महान क्रांति। ऑप्शन ए राइट होगा। गौरवपूर्ण क्रांति सन 1688 में इंग्लैंड में हुई। इस रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। इसने शासकों के देवीय सिद्धांत को अस्वीकृत कर राज्य को एक मानवीय संस्था बनाने का प्रयास किया। यानी इस क्रांति ने शासकों के देवीय सिद्धांत को अस्वीकृत करते हुए राज्य को एक मानवीय संस्था बनाने का प्रयास किया था इंग्लैंड की इस गौरवपूर्ण क्रांति ने। अगला सवाल 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से किसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? जेरेमी बेंथम, जे.एस. मील, एडम स्मिथ, मॉन्टेस्क्यू। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन डी राइट होगा, मॉन्टेस्क्यू। फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने
शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके समक्ष रहे। सर्वप्रथम अरस्तु ने सरकार के शक्ति को असेंबली, मजिस्ट्रेसी तथा जुडिशरी नामक 3 विभागों में बांटा था। यानी अरस्तु महोदय ने, यूनानी विचारक, जहां पर सरकार की शक्ति को 3 विभागों में बांटने की बात हमारे सामने आती है, असेंबली, मजिस्ट्रेसी और जुडिशरी। लेकिन यह शक्ति के प्रवर्तन की सुचारू तथा संगठित परिभाषा नहीं थी। यानी एक संगठित प्रयास अरस्तु द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का वास्तविक तथा सुचारू प्रतिपादन फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा किया गया। यह राज्य के सुशासन के लिए एक उपयोगी तंत्र है। शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के वास्तविक प्रतिपादक कौन है? फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ट्रायस पॉलिटिका के सिद्धांत पर आधारित है, जो शासन की शक्ति को 3 विभागों, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में विभाजित करता है। यानी जो शासन की शक्ति को 3 विभागों या 3 भागों में बांटने की बात करता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यह सिद्धांत राज्य को सर्वाधिकारवादी होने से बचा सकता है तथा राज्य की शक्ति के समक्ष व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार करने वाला प्रथम देश था। यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को स्वीकार करने वाला प्रथम देश था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक उदारवाद का समर्थक नहीं है? कार्ल मार्क्स, जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर। तो ऑप्शन ए राइट होगा। कार्ल मार्क्स है जो उदारवादी विचारधारा का समर्थक नहीं जबकि विरोधी है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल, परंपरागत उदारवाद एक राजनीतिक सिद्धांत था जिसने ऑप्शन ए पूंजीवाद का समर्थन किया, ऑप्शन बी समाज में सामाजिक असमानता को समाप्त करने की बात कही, ऑप्शन सी निरंकुश राजतंत्रों का समर्थन किया, ऑप्शन डी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का समर्थन किया। परंपरागत उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद एक राजनीतिक सिद्धांत था जिसने किसका समर्थन किया? ऑप्शन ए राइट होगा। इसने पूंजीवाद का समर्थन किया। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 10 नंबर। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उदारवाद व्यक्ति प्रेमी विचारधारा है, ऑप्शन बी यह व्यक्ति को साध्य तथा राज्य को साधन मानती है, ऑप्शन सी यह व्यक्ति को साधन तथा राज्य को साध्य मानती है, ऑप्शन डी व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकारों पर बल देती है। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो बिल्कुल असत्य कथन है। यह व्यक्ति को साधन तथा राज्य को साध्य मानती है, यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उदारवादी विचारधारा व्यक्ति को साध्य तथा राज्य को साधन मानती है। यानी ऑप्शन ए, बी और डी तीनों सही है, जबकि ऑप्शन सी है जो गलत है। उदारवाद व्यक्ति प्रेमी विचारधारा है, यह व्यक्ति को साध्य तथा राज्य को साधन मानती है और राज्य एक कृत्रिम संस्था यह भी मानती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकारों पर बल देती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक दृष्टिकोण उदारवाद के दृष्टिकोण से संबंधित है? प्रतिस्पर्धी समूह, पराधीन वर्ग, वर्ग संघर्ष, वर्गविहीन समाज। निम्न में से कौन सा एक दृष्टिकोण उदारवाद के दृष्टिकोण से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। प्रतिस्पर्धी समूह, पराधीन वर्ग, वर्ग संघर्ष, वर्गविहीन समाज। तो राइट उत्तर का ऑप्शन ए, प्रतिस्पर्धी समूह। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट के बारे में बात करेंगे। यह हमारा पार्ट 1 चल रहा है और पार्ट 2 में और महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे जो उदारवाद पर आधारित है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण कीनोट आपके समक्ष
नकारात्मक उदारवाद। उदारवाद दो प्रकार का है मुख्यतः, नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद जो शास्त्रीय उदारवाद या परंपरागत उदारवाद का जो स्वरूप था उसे ही नकारात्मक उदारवाद के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी 17वीं व 18वीं शताब्दी में परंपरागत उदारवाद अस्तित्व में आया जो कि नकारात्मक चरित्र का था। इसमें स्वतंत्रता को बंधनों के अभाव के रूप में जाना गया या माना गया। यानी जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो उदारवाद का स्वरूप हमारे सामने आया वह नकारात्मक चरित्र का था, क्योंकि जिसमें स्वतंत्रता को केवल बंधनों के अभाव के रूप में माना गया था। उसी राज्य को सर्वोत्तम माना गया जो न्यूनतम हस्तक्षेप करे, यानी उसी राज्य को अच्छा माना गया जो व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे। परंपरागत उदारवाद धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है तथा सीमित राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है। यह निजी संपत्ति का समर्थन करता है। कौन? परंपरागत उदारवाद। 17वीं 18वीं शताब्दी के उदारवाद को परंपरागत या शास्त्रीय अथवा उदात्त उदारवाद भी कहा जाता है, यानी क्लासिकल लिबरलिज्म भी इसे कहा जाता है। परंपरागत उदारवाद, शास्त्रीय अथवा उदात्त उदारवाद भी इसे कहा जाता है। परंपरागत उदारवाद के प्रमुख गुण निम्न प्रकार है जो हमने देखे थे। विधि का शासन, विकेंद्रीकरण, व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रमुखता देता है। आगे चलते हैं। सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। इसमें निजी संपत्ति पर अंकुश लगाने व पूंजीपतियों पर कर की वकालत की जाती है, यानी निजी संपत्ति पर अंकुश लगाने तथा पूंजीपतियों पर टैक्स लगाने की वकालत की जाती है सकारात्मक उदारवाद में, और यह लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। सकारात्मक उदारवाद के साथ मुख्यतः टी.एच. ग्रीन का नाम लिया जा सकता है। आगे चलते हैं। और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है? उदारवाद की सामाजिक क्षेत्र में क्या भूमिका है? तो उदारवाद सामाजिक क्षेत्र में एकता की बात करता है। व्यक्तियों के कार्यों में शासन हस्तक्षेप न करे इस बात पर भी जोर देता है। उदारवाद समाज को एक कृत्रिम संस्था मानता है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के हितों की पूर्ति है, यानी उदारवाद समाज को एक कृत्रिम संस्था मानता है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के हितों की सर्वाधिक पूर्ति करना है। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।